नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आमर्श भारद्वाज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासों में स्थान और वर्णों के बारे में बताया है, प्रत्याहारों के बारे में बताया है। तो आज मैं आपको यत्नों के बारे में बताऊंगा कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। जो तालवादी स्थान मैंने कल आपको बताए थे, उनके बाद यत्नों का नंबर आता है। ठीक है, जैसे तुल्यास्य प्रथम सवर्णम के सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसकी वृत्ति है तालवादी स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्वे तद्वयम यशेन तुल्यम तन्मिथा। जो तालवादी स्थान वगैरह मैंने आपको बताया था, कंठ मूर्ध आदि, उनके बाद आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न यत्न है। जो यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्नों द्विधा मतलब दो प्रकार के। ठीक है, यत्न दो प्रकार के हैं। कौन से? आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो है हमारा सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न। आज हम आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये हो गया हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ समझने में थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, आपको साथ समझ में ना आए। तो सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में ही जाने कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। आभ्यंतर प्रयत्न, देखिए आभ्यंतर और प्रयत्न से आप क्या मतलब समझ रहे हैं? आभ्यंतर मतलब अंदर से, जैसे कुछ अंदरूनी चीज होती है, कुछ बाहरी चीज होती है। आभ्यंतर प्रयत्न जो है हमारा अंदर से क्या करना। प्रयत्न का क्या तात्पर्य है? प्रयत्न प्रयास को कहेंगे, किसी चीज का बार बार प्रयत्न करना, किसी चीज का बार बार यत्न करना, किसी चीज का बार बार प्रयास करना किसी चीज के लिए। ठीक है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो उसके लिए बार बार आप प्रयास करते ही हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर मतलब अंदर से। जो हमारे वर्ण हैं ये अंदर से तो बोले गए हैं, अंदर से हमारी आवाज निकलती है, तो जो अंदर से बोले जाने वर्ण है उनका प्रयास करना। ठीक है ना, आभ्यंतर प्रयत्न। जिस तरह से हमारे हाथ है, हाथ में हमारे अगर अंदरूनी दर्द है तो वो दवाई गोली वगैरह से ठीक हो, लेकिन अगर बाहर हमारे चोट लगी हुई है, हमारे बाहर हाथ पर अगर चोट है, उंगली पर है या कहीं पर टांग पर है, तो उसका मलहम पट्टी वगैरह सा इलाज होगा। ठीक है, जिस तरह से गुम चोट होती है और खुली हुई चोट होती है, उस तरह से समझ सकते हैं आप। एक ये उदाहरण है कि अंदरूनी चीज क्या है और बाहरी चीज क्या है। ठीक है ना, तो ये आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये हमारा अंदरूनी है। ठीक है ना, जो अंदर से बोला गया। ठीक है ना, और बाह्य प्रयत्न क्या है? जो बाहरी है। ठीक है ना, तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के बताए गए हैं, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आभ्यंतर मतलब क्या हुआ? अंदर से। ठीक है ना, अंदर। ठीक है ना, आभ्यंतर मतलब अंदर से, प्रयत्न का मतलब प्रयास। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे बताए गए हैं 4 भी हैं और 5 भी हैं। ये हो गए हमारे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 4 जो बताए गए हैं, कहां पर बताए गए हैं, और 5 जो बताए गए हैं वो कहां पर बताए गए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। आभ्यंतर प्रयत्न आप सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको लिखवाऊंगा इसे समझने के लिए चार्ट मैं आपको बनवाऊंगा, जिससे चार्ट में आपको आसानी से ठीक क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है ना, लेकिन चार्ट में जब ही समझ में आएगा जब आप यहाँ पर ठीक तरीके से हमारी बात को समझ लेंगे। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट। ठीक है, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, ईषद् विवृत।
ठीक है, ईसद विवृत हो गया, विवृत और समृत। ठीक है ना। कौन कौन से हो गए? स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत और समृत। जहां पर या आपको मैं बताऊंगा कुछ वर्ड जो हैं वो किसके अंदर गिन दिए गए हैं। जो ये समृत है ना, इसका सिर्फ एक ही है आ, ह्रस्व आकार। ठीक है ना। जो ह्रस्व आकार है, मैं आपको अब बताऊंगा कि ह्रस्व आकार क्या है। जो ह्रस्व आकार है सिर्फ वही समृत है। ठीक है। और ये जो कहीं पर इसका नहीं है, जहां पर 4 बताए गए हैं, 4 आभ्यंतर प्रत्यय जो बताए गए हैं, वहां पर किसका वो नहीं है? ऊष्माणाम। जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से बताए गए थे, उनके साथ अचो को भी जोड़ देते हैं। जो 9 स्वर बताए थे, तो वहां पर इस विवृत के साथ ही बहुत सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं, इस विवृत के। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं अभी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हमारे आभ्यंतर प्रत्यय कौन कौन से हो गए? स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। ठीक है ना। 5 प्रकार के हो गए, और कहीं पर 4 हैं और कहीं पर 5 हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपके सामने एक चार्ट उतार देता हूं, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। पहला क्या है हमारा? आभ्यंतर प्रत्यय। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र का क्या मतलब है? संज्ञा का मैंने बताया नामकरण। ठीक है ना। कोई भी चीज हो, ठीक है ना, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और हर चीज का नाम होता ही है। जैसे कि यणो अंतस्था, यण है। मैंने आपको 64 प्रकार के वर्ड बताए थे। वर्गीय एक उनका नाम है, अवर्गीय उनका भी नाम है, स्वरों का भी नाम है, यणों का भी नाम है, यम वर्ण का भी नाम है, सलों का भी नाम है। ठीक है ना। आयोग वाह इनका भी नाम है। तो हर चीज का नाम है। ठीक है। तो उसी के अंतर्गत जो उनका नाम है, ठीक है ना, उसे संज्ञा का रूप दे दिया गया है। इधर देखिए, ये क्या हो गया हमारा? आभ्यंतर प्रत्यय। ठीक है। थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा जरा। आभ्यंतर प्रत्यय। ठीक है। संज्ञा। ठीक है। वर्ण, यहां से हो गए हमारे वर्ण। ठीक है ना। कि किस वर्ण का संज्ञा आभ्यंतर प्रत्यय, चार्ट के बनते ही आपको बिल्कुल सब चीजें क्लियर समझ में आ ही जाएंगी। ठीक है। पांच है ना। अब पहले क्या उतारते हैं? आभ्यंतर प्रत्यय। कौन कौन से बताए थे? स्पृष्टः, ईसत् स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट हो गया, ईसत् विवृत। ठीक है। ईसत् विवृता। अगला क्या था? खाली विवृता। अगला क्या हो गया हमारा? समृत, जिसका मैंने बताया था 5 हुआ है। समृता 5 हो गए हमारे। ठीक है। स्पृष्ट, ईसत् स्पृष्ट, ईसत् विवृत, विवृत
और समृद्ध। अब संज्ञा, संज्ञा में अब मैं एक चीज आपको पहले उतार देता हूं, संज्ञा लिखवाऊंगा बाद में, पहले हम वर्ण उतार लेते हैं। का से लेकर के और मा तक के जो वर्ण हैं, ठीक है ना, कादयो मावशानाम, का से लेकर के मा तक कौन से हैं, वही हमारे वर्गीय, ठीक है ना, कु चु टु तु पु, ये क्या है हमारे वर्गीय हैं, 25 वर्ण हैं। तो इनको उतारते हैं, का, खा, गा, गा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, का से लेकर मा तक, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो गया तो लाइन थोड़ा हमने इस तरह से कर दी है, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे वर्गीय, कितने हो गए हमारे 25, ठीक है ना। अब लिखते हैं यणवंतस्था, या, वा, रा, ला, ठीक है ना। अब शा, 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 हा। अब आ, ए, ओ, रेल, रे, ए, आई, ठीक है ना, ए, ओ, आई, आओ, ठीक है। स्वर हो गए हमारे। अब है ह्रस्व, एक वार्तिक ह्रस्व आकार से प्रयोगे समृतम, जहां पर आगा ह्रस्व में प्रयोग होता है वहां उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या है, समृद्ध, ठीक है। अब संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को। अब का से लेकर के जो मा तक के वर्ण हैं इनकी संज्ञा क्या है, स्पर्श, इनकी स्पर्श संज्ञा और स्पृष्ट आभ्यंतर प्रत्यय होता है। इनकी स्पर्श संज्ञा क्यों है, ठीक है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, मैंने आपको उच्चारण स्थान उस दिन करवाए थे, पहली वीडियो में उच्चारण स्थान बताए थे, किसका कंठ है, किसका क्या है, किसका तालु है, किसका मूर्धा है। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ स्पर्श करती है, चाहे वो कंठ से हो, तालु से हो, मूर्धा से हो, या दंत से हो, या किसी भी उससे हो। तो हमारी जब हम बोलते हैं तो इन वर्णों को क्या है, जीभ स्पर्श करती है कहीं ना कहीं पर, तो इन्हें स्पर्श करती है, तो इनका स्पर्श संज्ञा हो गई। इन्हें एक नाम दे दिया गया, किसका, स्पर्श का, ठीक है ना। इनका नाम क्या है, स्पर्श। स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या है, स्पृष्ट। आपके सामने प्रश्न आ गया कि ला की संज्ञा और आभ्यंतर प्रत्यय लिखो, तो आप ला की संज्ञा और आभ्यंतर प्रत्यय क्या लिखेंगे, आभ्यंतर प्रत्यय स्पृष्ट और संज्ञा स्पर्श, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पर्श, इनका स्पर्श हो गया, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में बताई दिया कि स्पर्श क्यों है। अब आए यणो अंतस्था, इनका क्या नाम था, जब आपको वर्ण के बारे में मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि इन्हें क्या है, यणो अंतस्तः, या वाराला, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आए हैं, इनको क्या कहते हैं, अंतस्तः,
ठीक है। अंतस्तः क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु, ठीक है ना, अंतस्थ में ही रह जाती है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इनका क्या नाम दे दिया गया था, यण अंतस्था थे ये, तो इनका नाम दे दिया गया है अंतःस्थ, अंतस्तः, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रश्न ही आ गया कि रा की संज्ञा और आभ्यंतर प्रत्यय लिखो, तो आप आसानी से दो कि ला की स्पर्श वो अंतस्थ संज्ञा है और इसद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रत्यय, ठीक है ना। इन्हें क्या बताया था, यणो अंतस्थ शल ऊष्माणा, ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत है, सात सर के साथ से हल्क के ला तक, तो इन्हें क्या बताया था, ऊष्माण, तो इनकी क्या संज्ञा हो गई, ऊष्माण, ठीक है ना। इनकी संज्ञा क्या हो गई, ऊष्माण, ठीक है ना। इन्हें ऊष्माण कहते हैं, ठीक है ना। ऊष्माण वर्ण लिख के दिखाओ, ठीक है। अंतस्तः वर्ण लिख के दिखाओ, ठीक है ना। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो ये इनका एक नाम दे दिया गया है, जैसा आप लोगों का नाम होता है, हमारा नाम होता है, तो ये एक इन्हें नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। आ यू रिलरी ए ओ आई ओ, इन्हें क्या बताया था पहले वीडियो में, अच है, ठीक है ना, स्वर है, अच प्रत्याहार के क्रम से हैं और वैसे ये स्वर हैं, तो ये क्या हो गया हमारा स्वर। स्वरों को तो आप जानते ही हैं, पहले ही बताया था कि इन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना। अब बचा हमारा केवल आ, ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा ह्रस्व आकार है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है जिसका नाम है आ, ठीक है। सूत्र का क्या नाम है, आ। वह अष्टाध्यायी के सबसे लास्ट का सूत्र है, ठीक है ना। क्या है वह, अष्टाध्यायी के सबसे लास्ट का सूत्र है और अष्टाध्यायी में सबसे लास्ट का सूत्र है वो, ठीक है ना। क्या है, अष्टाध्यायी में सबसे लास्ट का सूत्र है और वह सब सूत्रों से असिद्ध है, ठीक है ना। क्या है, सब सूत्रों से असिद्ध है, और जब सब सूत्र कार्य कर रहे होते हैं, सभी सूत्र अपना अपना कार्य करते हैं, हलंत्यम उद्देश्यंत्यम जो कुछ भी है, ठीक है ना, तब उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, ठीक है ना। आप इतनी सी एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जहां पर, ठीक है ना, प्रक्रिया काल में जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है, ये आ यहां पर भी है, जो प्रक्रिया काल में आ होगा तो विवृत होगा, और जब ह्रस्व आकार में कहीं पर जैसे राम कृष्णा में जो आदि में होता है वह ह्रस्व आकार होता है, तो उसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या होगा, संवृत, ठीक है। व्याकरण शास्त्र की क्या है, व्याकरण शास्त्र की जो कार्य की प्रवृत्ति है, जो व्याकरण शास्त्र में कार्य प्रवृत्ति है, उसमें जो हमारा आ है वो विवृत ही रहेगा, आ हमारा क्या है, विवृत। लेकिन जहां पर अलग से ह्रस्व आकार का, ये आ कौन सा है, हमारा ह्रस्व वाला, ठीक है ना, जो हमारा ह्रस्व दीर्घ आपको बताया था, ठीक है ना। ये आप ये मान लीजिए यहाँ पर ये आ है, ठीक है ना। तो ह्रस्व क्या है हमारा, ह्रस्व आकार, जहां पर राम कृष्ण आदि वगैरह का जहां पर अलग से ह्रस्व आकार के बारे में चर्चा हुई हो, वहां उसका आभ्यंतर प्रत्यय संवृत होगा, जैसे ह्रस्व आकार, ठीक है ना। तो ह्रस्व आकार है प्रयोग है समृतम, जहां पे ह्रस्व आकार का प्रयोग होगा वहां पे समृत होगा। बाकी प्रक्रिया काल में जो प्रक्रिया दिखाई गई है, ठीक है ना, उसमें इसका आभ्यंतर प्रत्यय विवृत ही रहेगा, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि आभ्यंतर प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार के हैं, यत्न कितने प्रकार के बताए हैं, दो आभ्यंतर और बाह्य हैं। आज सिर्फ आभ्यंतर प्रत्यय के बारे में बताया गया है, बाह्य प्रत्यय के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो कौन कौन से हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, कि आपको ठीक से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न ही रख देता हूं समझने के लिए।
इतना तो आप समझ ही चुके हैं संज्ञा के बारे में, आभ्यंतर प्रत्यय के बारे में। ईसद स्पृष्ट, ईसद वो स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और समृत, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्माण स्वर। इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं, ऊष्माण क्यों कहते हैं, हर ये स्वर हैं ही। इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने प्रश्न है, ठीक है ना। ये मैंने ही आपसे प्रश्न कर दिया कि आ का आभ्यंतर प्रत्यय और संज्ञा बताओ, ठीक है। तो आपको आ की आभ्यंतर प्रत्यय संज्ञा क्या बतानी है। आभ्यंतर प्रत्यय आ का आभ्यंतर प्रत्यय विपरीत है और संज्ञा क्या है, स्वर है, ठीक है ना। धा का आभ्यंतर प्रत्यय और संज्ञा बताओ, ठीक है ना। तो धा का आभ्यंतर प्रत्यय स्पृष्ट है और संज्ञा स्पर्श है, ठीक है ना। क्रम आपको दिखा ही दिया है मैंने। ये बहुत आसान से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसका आभ्यंतर प्रत्यय क्या है और संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है, ठीक है। इसी तरह से कल की वीडियो में जो मैं आपको बाह्य प्रत्यय बताऊंगा उसका भी एक इसी तरह से चार्ट मैं आपको बना करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि चार्ट जो चीज होती है वो बन तो जाता है सामने, ठीक है ना, लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आता। लेकिन जब हम उसे समझेंगे चार्ट से हमें आसानी में समझ में आ जाता है, ठीक है। कुछ चार्ट ऐसे भी होते हैं कि नहीं समझ में आ जा पाता है, लेकिन जब हम उसके, अब मैं आपके सामने एक खाली चार्ट बना देता है और आपको इसका फोटो खिंचवा देता है बस, तो आप क्या समझ पाओगे, इतना क्लियर नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब मैंने आपको इसकी एक एक चीज बताई है तो आपको ठीक से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि हा का, अब ऊष्माण के अंदर इन्हें तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने पहली वीडियो देखी तो ये तो आपको याद ही होगा। यण अंतस्था शल ऊष्माणा, ठीक है ना। अचा स्वराज को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और का, इन्हें का से लेकर का मावशानाम, जो का से लेकर के मां तक के वर्ण हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं। स्पर्श क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है। ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विपरीत, ईसद विपरीत, समृत, ये आपके 5 हो गए हैं और इनकी संज्ञा भी हो गई हैं। और मैं आशा करता हूं आपसे कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई है। वैसे इसमें ऐसा कुछ रहा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर भेजिए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसी तरह से मैं और वीडियो यूट्यूब चैनल पर अम्बा संस्कृत शिक्षा पर डालता रहूँगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं।